गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो? बढ़िया सर। ठीक है, आज हम एक 9th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9th का, जो कि है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो पहले तो मैं आपको फोर्स की डेफिनेशन बता दूं और फोर्स होता क्या है बता दूं। कोई भी अगर आपको काम करना है, कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? फोर्स। या कोई भी वर्क करना है, देखो वर्क का जो फॉर्मूला होता है उसमें भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये लगा लो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स। फोर्स एक वो चीज है जो किसी काम को करवा, किसी को पुश करना है, किसी को पुल करना है, कुछ भी करना है तो उसके लिए फोर्स चाहिए। अब ध्यान से देखो, जैसे कई बार आपको ये सोचो आप कि यार ऊपर से कोई चीज गिर रही है, ये चीज है, ये मैंने नीचे गिरा दी, या फिर मेरे पास कोई लोहे का सामान है और वो मैं नीचे गिरा देता हूं कांच के शीशे, तो वो टूट जाएगा। अब वो टूट गया, कोई ग्लास था बड़ा, वो टूट गया, तो तुमने तो बोला कि मैंने तो यार कुछ भी फोर्स नहीं लगा, मैंने तो बस छोड़ा है उसे। तो वो कौन सा फोर्स है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो भी फोर्स बताऊंगा, पहले ये वाला छोटा सा फोर्स समझ लो कि जो फोर्स की फॉर्मूला है, जो फोर्स का मास इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये अब जितना ज्यादा एक्सेलरेशन हो, मतलब देखो बाइक बहुत तेज चला रहे हो, वजन तो कांस्टेंट है बाइक का, और तुम किसी में ठुक जाते हो या किसी में ठोक देते हो, तो अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा लगेगा फोर्स, एक्सेलरेशन कम होगा तो कम चोट लगेगा। समझे ना कि जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। दूसरी चीज मास पे भी डिपेंड कर रही है, ये जो है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। Acceleration is directly proportional to, force is directly proportional to acceleration and force is directly proportional to mass. लेकिन अगर वो बोल दे, ध्यान से समझना, वो बोल दे कि फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बताओ क्या मास और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है वो क्या होगा? अब देखना ध्यान से, फोर्स तो मैंने कांस्टेंट बोल दी, मैंने क्या बोल दिया कि 1 है, कांस्टेंट है, फिक्स है, तो मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अब इसको मैं डिफाइन करता हूं, मतलब समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके। देखो कोई ब्लास्ट हुआ, कोई पत्थर था उसको मैंने ब्लास्ट करके तोड़ा, तो जब उस पत्थर को तोड़ा जाएगा तो हर एक पार्टिकल पे सेम फोर्स लगेगा। तो जो बड़ा पार्टिकल होगा, देखो मास अगर ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, तो वो दूर नहीं जाएगा, वो पास में ही रहेगा। समझे? और अगर जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो वो दूर तक जाएगा। समझ रहे हो? ये एग्जांपल और भी जगह मैं बताऊंगा कि जो फोर्स है यहाँ पे अगर कांस्टेंट है, तो क्वेश्चन भी आ रखा था कि अगर फोर्स को कांस्टेंट कर दें तो मास और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल? तो याद रखोगे क्या? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। गॉट इट? अब एक दूसरी चीज, अभी मैंने तुम्हें बताया कि कोई भी चीज अगर ऊपर से गिर रही है तो वो किसी को हार्म कर रही है। जैसे सर पे तुम्हें कुछ गिरा दूं मैं, तो मैं तो बस छोड़ ही रहा हूं, तो छोड़ रहा हूं तो तुम्हारा सर फट गया, तो उसके पास ये जो फोर्स आया वो कहां से आया? तो वही वो फोर्स जो आया, अब इसको लिख लेना, ये जो एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन वो कन्वर्ट हो जाता है जी में। किसमें? जी में। mg होता है। तो बहुत जरूरी कंसेप्ट है। अब ये छोटा जी क्या है? ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है भाई? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत जरूरी चीज है। इसका मतलब ये है कि हर सेकंड अर्थ जो है, हर सेकंड अगर कोई भी चीज गिरेगी ऊपर से तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसकी जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ेगी। तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई चीज, कोई बंदा 4 मंजिल से गिर रहा है तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, कोई 1 मंजिल से गिर रहा है तो स्पीड कम होगी। क्यों? क्योंकि हर सेकंड स्पीड कितनी बढ़ रही है? 9.8 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड इतनी स्पीड बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैंने तुम्हें बताया था कि कभी भी कोई चीज है, जैसे मीटियोरॉइड्स है, एस्ट्रॉइड्स है, अभी देखा गया कि एक एस्ट्रॉइड जिसका रेडियस 150 किलोमीटर है, मतलब कितना बताऊं, 150 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाता है। दिल्ली जो है 50 किलोमीटर का डायमीटर है दिल्ली का,
उसका रेडियस 150 है। उसका रेडियस 150 है। जब वो गिरा था मतलब वो समुद्र में गिरा था, तो कई जो टापू वापू थे वो डूब गए थे। आज मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, तो सोचो जब वो गिरता होगा तो वो तो होता होगा बहुत बड़ा, लेकिन वो उसका फ्रिक्शन मतलब हवा से, जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो हवा होती है, तो वो जो हवा से घिस जाता है, हवा से क्या फ्रिक्शन के कारण वो घिस जाता है, और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि उसमें आग लग जाती है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि उसमें आग लग जाती है। और तुम्हें पता है जो शटल भेजे जाते हैं ना, रॉकेट, उसके ऊपर भी ग्रेफाइट लगा के भेजा जाता है। अगर स्टील का ही भेज दो ना, लोहे का ही, और बहुत ज्यादा स्पीड से, तो बर्न आउट हो जाएगा, आग लग सकती है उसमें। कई बार होता भी है, ऊपर जाके ही ब्लास्ट हो गए हवा में, क्योंकि आग लगी, क्योंकि स्पीड बहुत तेज हो गई, क्योंकि स्पीड बहुत तेज हो गई तो उसमें क्या है, मेटल बर्न हो गया। समझे? ग्रेफाइट में भी आग लगती है? ग्रेफाइट में नहीं, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, लगभग जैसे 2000 पे आयरन मेल्ट हो जाता है, 2000 से कम पे ही मेल्ट हो जाता है, वो 3000 पे जाके मेल्ट हो गया, इसीलिए। ठीक है? और वो घिसता, वो स्लिपरी होता है बहुत, जैसे आयरन है ना, वो इतना ज्यादा स्लिपरी नहीं, ग्रेफाइट बहुत स्लिपरी होता है ना। और बहुत सारी चीजों में ग्रेफाइट का यूज होता है, वो बात होती है। तो फोर्स क्या है? कोई भी पुश और पुल या कोई भी काम कराने के लिए जो नेसेसरी चीज है वो है फोर्स। उसका फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। उसकी यूनिट क्या है? न्यूटन। उसकी यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक है? अब ये दो तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक तो बैलेंस फोर्स होता है। बैलेंस का मतलब रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। मैंने तुमको उस दिन भी बताया था कि एक ये मैंने बॉक्स लिया, इसमें कोई बंदा धक्का लगा रहा है जो कि यहाँ से 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और कोई यहां से दूसरा है वो धक्का लगा रहा है, वो 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, क्योंकि 50 और 40 इक्वल तो नहीं है। तो अगर रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट तो जीरो नहीं है, रिजल्टेंट कुछ है, कितना है? 10। तो 10 उधर को जाएगा, 10 फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा? उधर। अगर मान लो ये 50-50 का होता तो ये हिलता भी नहीं, तो ये बैलेंस, क्योंकि ये बैलेंस है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो है। समझे रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या? कि जितना फोर्स एक तरफ से लग रहा है उतना ही फोर्स दूसरी तरफ से लग रहा है, जो कि बराबर है, ये चीज याद रखिए। उसके बाद ये अनबैलेंस फोर्स मैंने तुम्हें बता दिया। बैलेंस मतलब बराबर हो गया, अनबैलेंस मतलब नहीं बराबर। तो हमें कभी भी किसी चीज में मूवमेंट कराना है, मतलब किसी भी चीज में मूवमेंट कराना है, तो हमेशा अनबैलेंस फोर्स में। गाड़ी को मूव करना है तो जब तक मैं फोर्स ज्यादा नहीं लगाऊंगा, देखो एक रेसिस्टेंस फोर्स होता है, रेसिस्टेंस फोर्स या फिर स्टैटिक फोर्स कह सकते हो उसे। वो एक फिक्स फोर्स है, जैसे गाड़ी में मैं धक्का लगाऊं, बिल्कुल आराम से लगाया, कुछ तो फोर्स लगा ही रहा हूं ना मैं। अगर उसकी जगह कोई साइकिल होती तो वो गिर जाती, लेकिन कुछ फोर्स लगा तो वो फोर्स उतना है जिसे कहते हैं स्टैटिक फोर्स, कि 50 न्यूटन तो हिलेगी नहीं वो, क्योंकि 50 न्यूटन उसका वेट है मान लेते हैं, तो वो तो अपोज कर रही होती, वो तो बैलेंस फोर्स ही में आ गई। उससे ऊपर अगर मैं लगाऊंगा ना तो वो हिलना शुरू करेगा, तो वो क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, बैलेंस फोर्स से ज्यादा हो गया। समझे ये बात? अब मैंने तुम्हें बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स बता दिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स, लॉ ऑफ मोशन। अब लॉ ऑफ मोशन, कई साइंटिस्ट आए, उन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिए। एक गैलीलियो था, उसने भी अपने लॉ ऑफ मोशन दिए। उसने बताया कि अगर कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो मैंने मार्कर ले लिया और मैंने मार्कर को ऐसे फेंक दिया, अगर मैंने मार्कर को फेंक दिया तो वो रुकेगा नहीं कभी भी, और हमेशा अनलेस जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, फ्रिक्शन ना हो, और फ्रिक्शन जीरो होना चाहिए। उसने ये सारी कंडीशन बताई कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मैं फेंक दूंगा तो उस पर फ्रिक्शन जीरो होगा। जैसे और स्पेस में क्या है, कोई घुमा रहा है क्या, कोई धक्का दे रहा है, लेकिन एस्ट्रॉइड्स जो है और भी बहुत सारे पार्टिकल्स जो है वो घूम रहे हैं भाई अपनी मर्जी से, और पता नहीं कितने लाख करोड़ों सालों से घूम रहे हैं, उन पे कोई भी फोर्स नहीं, वो नहीं है। समझे ना? ये है क्योंकि उन पे ना कोई भी फ्रिक्शन नहीं, उन पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा जो उन्हें रोकने के लिए फोर्स नहीं। और यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं।
यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। फिर न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिए, न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए। फर्स्ट लॉ जो है वो बात करता है इनर्शिया की। इनर्शिया का मतलब ये होता है टेंडेंसी टू रेसिस्ट द चेंज, टेंडेंसी टू रेसिस्ट द चेंज। अब रेसिस्ट का मतलब क्या है? रुकावट, जो चेंज को रोके। इनर्शिया का मतलब जो चेंज को रोके। मतलब मैंने तुम्हें बताया था कोई गाड़ी चल रही है, कोई गाड़ी चल रही है तो हर कोई, अगर कोई गाड़ी चल रही है तो वो कैसा चाहेगी? चलती रहना ही चाहिए। मतलब तुमने गाड़ी को धक्का दिया तो गाड़ी को जब तुम छोटा वाला टॉय कार ले लो, उसको धक्का दिया तो आगे तक चली जाती है ना वो। और मैं तो धक्का यही दिया था उसे, लेकिन वो आगे बढ़ती जा रही है। तो मतलब क्या है? वो रुकना नहीं चाहती, लेकिन उस पर क्या फोर्स लग रहा है? टायरों में फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से वो रुक जाती है, जिसकी वजह से वो रुक जाती है। ठीक है। या फिर कोई भी चीज रेस्ट पे है, कोई भी चीज रेस्ट है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहिए, अनलेस जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। भाई कोई चीज रेस्ट पे थी, वो रेस्ट पे ही थी, गाड़ी खड़ी हुई थी, गाड़ी खड़ी हुई है, मैंने धक्का दे दिया उसमें तो वो मोशन में आ गई ना, क्योंकि मैंने उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मैंने उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाया। समझे इन चीजों कि कोई भी चीज जो भी जैसी है वो वैसी ही रहना चाहिए जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। मतलब टेंडेंसी टू रेसिस्ट द फोर्स चेंज। मैंने तुम्हें कई एग्जांपल भी बताया था, जैसे कारपेट होता है ना, कारपेट मैंने लगाया और फिर मैंने उसमें डंडा मारा, तो जो डस्ट पार्टिकल थे वो नीचे गिर गए। क्यों? ध्यान से देखो, जैसे ये मान लो कपड़ा ले है ना, जब मैं इसमें डंडा मारूंगा ऐसे तो जो कपड़ा है वो तो पीछे चला गया डंडे से, लेकिन जो उसके पार्टिकल थे ना, डस्ट पार्टिकल, वो वहीं रहेंगे क्योंकि वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, वो मोशन चाहते ही हैं। लेकिन इसे तो मैंने डंडा मार के उसे पीछे कर दिया फोर्स लगा के, वो पार्टिकल रेस्ट पे तो वो वहीं हवा में रहेंगे और फिर वो हवा में नीचे गिर जाएंगे। समझे? इसीलिए। या फिर जब कपड़े को ऐसे है ना झाड़ते हैं तो होता क्या है, जो भी पार्टिकल्स है वाटर पार्टिकल वो अपनी वैसे ही पोजीशन में रहना चाहते हैं, लेकिन मैंने चादर को क्या है, बेडशीट को, उसकी पोजीशन चेंज कर दी। फिर मैंने तुम्हें बताया था एक गिलास ले लो, उस पर कोई कार्डबोर्ड रख दो या गत्ता रख दो, उसके ऊपर सिक्का रख दो और कार्डबोर्ड को इस तरीके से स्ट्राइक कर दो तो कार्डबोर्ड सीधे चला जाएगा और सिक्का क्यों? सिक्का अपनी रेस्ट की पोजीशन में ही रहना चाहता है, वो तो तुमने कार्डबोर्ड को हटा दिया ना। समझे? जो चीज रेस्ट पे थी वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, जो चीज मोशन में वो मोशन में रहना चाहती है। कभी गाड़ी से हम लोग जा रहे होते हैं, कोई ब्रेक मार देता है तो हमारी अपर बॉडी क्या है, आगे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अपर बॉडी और लोअर बॉडी मोशन में ही है। अब लोअर बॉडी तो कनेक्टेड है तो वो आगे नहीं आती, अपर बॉडी हवा में है तो वो आगे आ जाती है, क्योंकि गाड़ी मोशन में थी, बॉडी भी मोशन में, लेकिन गाड़ी रुक गई, लेकिन बॉडी को तो पता ही नहीं है रुक गई, वो मोशन में ही रहना चाहती है। इसलिए कोई बिल्कुल ही बहुत ही गंदी तरीके से ब्रेक मार देगा तो पूरी बॉडी आगे चली जाएगी। जैसे बस में नहीं ब्रेक मार देता कोई ड्राइवर तो वो आगे चले जाते, सारी भीड़ इधर उधर आपकी भूसा मारते होते। ठीक है, तो उसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ग्रीक वर्ड है जो कि तुमने पहली बार ही सुना। कितना समझ में है? अब सारा खेल है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, जिसमें तुम्हें मोमेंटम समझना है। तो पहले मैं तुम्हें मोमेंटम समझाऊंगा, फिर मैं तुम्हें सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझाऊंगा। ठीक है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको समझने के लिए आपको मोमेंटम का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि जब तक आपको मोमेंटम का नहीं पता होगा कि व्हाट इज मोमेंटम, तब तक आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन को नहीं पढ़ पाओगे। तो ध्यान से देखना, मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन। मतलब जो भी मोशन हो रहा है उसकी पावर को ही मोमेंटम कहा जाता है। मतलब मान लो मैंने कोई गन फायर करी, पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दूं कि जो मोमेंटम होता है उसे पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से। और उसका फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है? मतलब ध्यान से देखना कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। मोमेंटम एक तरीके से ऑब्जेक्ट के लिए पावर ही है, ये समझे?
तो ये होता है कि जैसे कोई बुलेट है, हमने गन फायर करी तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हम लोग बढ़ा देते हैं, मास कम है लेकिन जिससे क्या होता है मोमेंटम ज्यादा होता है। जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ज्यादा वो हार्म करेगी, समझे? जैसे कोई बोलता है ना कि यार ये भारी चीज है, इसका मोमेंटम बड़ा भारी है, तगड़ा है, क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है? ये उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर मास और वेलोसिटी मोमेंटम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना? हाँ, मतलब जो मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये। अब ये क्या? चेंज इन मोमेंटम, मतलब भाई फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने बताया फाइनल मोमेंटम mv, इनिशियल मोमेंटम mu, और नीचे टाइम। नीचे क्या है? टाइम। तो मैंने m कॉमन ले लिया। अब तुमने बचपन में पढ़ा होगा लॉ ऑफ मोशन से पहले वाले चैप्टर में, मोशन में, कि जो एक्सीलरेशन है वो क्या होता है? माइनस u/t। तो क्या मैं इसको a नहीं लिख सकता? तो उन्होंने बोला सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वही मेरा फोर्स को ड्राइव करता है, वही बताता है कि फोर्स क्या है। तो उसने क्या बताया कि जो भी फोर्स है वो क्या है? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमने प्रूफ भी कर दिया m में। समझ रहे हो? इसी को क्या कहते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम समझ गए? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम दोबारा बताओ। देखो मोमेंटम क्या है ना, मोमेंटम कहा जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें अगर तुझे मोशन लाना है तो देख ध्यान से देख, अगर वो पहले तो रुका हुआ है तो इनिशियली वो 0 पे है, उसमें वेलोसिटी आई, ठीक है, मास तो दोनों टाइम सेम ही था। तो हुआ क्या? मैंने जब फोर्स लगाया होगा तो उसका मोमेंटम चेंज हो गया भाई। तो मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी है जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास होती है अगर वो चल रहा है। जैसे मैंने बॉल में शॉट लगाया तो मैंने क्या है उसका मोमेंटम, उसके बाद मोमेंटम बढ़ा दिया। अगर बॉल तेज जा रही है तो मोमेंटम अच्छा है, धीरे चल रही है तो मोमेंटम कम है। मोमेंटम वेट है फिर स्पीड है, एक तरीके से दोनों का प्रोडक्ट है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इम्पल्स। ये जो मैंने डेल्टा का साइन बनाया ना, ये किसको डोनेट करता है? चेंज। कई बच्चों को ना मोमेंटम समझ में ही नहीं आता, ये भी चेंज है। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। अब इम्पल्स की एप्लीकेशन समझना। होता क्या है कि इम्पल्स किसी बॉडी का कांस्टेंट रहता है। किसी बॉडी का जो इम्पल्स है ना वो क्या है? कांस्टेंट। अब इम्पल्स अगर कांस्टेंट है, मान लो ये 100 है, फोर्स तुमने लगाया पहले 50 और टाइम था 2 सेकंड। मैंने तो बताया ना कि इम्पल्स और मोमेंटम एक तरीके की पावर है। देख लो ये 100 ही है, ये कम कर दिया 25 तो ये 4 हो गया, ये कर दिया 10 तो ये 10 हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ध्यान से समझना, जैसे जो कीपर है, जो क्रिकेट खेलते हैं ना, तो एक कीपर लगा रहता है, विकेट कीपर, विकेट्स के पीछे। तो वो जब कैच करता है तो वो बॉल को पीछे ले जाता है। तो असली में वो देख, शॉट लगा, बॉल पे फोर्स तो उतना नहीं, मतलब ये तो उतना नहीं है ना भाई, बॉल पे मोमेंटम तो उतना नहीं है। समझो इसको, बॉल तो आ रही है भाई, मोमेंटम तो उतना ही है। वहां पकड़ू या यहाँ पकड़ू, मोमेंटम सेम है उसका वजन, उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, चेंज तो नहीं हो रही बीच में, ठीक है। अब करा क्या कि अगर मैं टाइम को बढ़ा दूं, पहले मैं कैच यहाँ पे ले रहा था, अब मैं कैच यहाँ पे ले रहा हूं, तो मैंने क्या किया? टाइम को बढ़ा दिया, टाइम को बढ़ा दिया तो फोर्स कम, इसीलिए चोट क्या लगेगी? कम लगेगी। तो देखो जैसे ही मैं टाइम को बढ़ा रहा हूं, देख रहा हूं टाइम बढ़ रहा है अपने आप, टाइम बढ़ रहा है तो फोर्स कम हो रहा है। यही तो समझा रहा था कि जब भी तुम्हें कभी भी किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट का मोमेंटम से
तो उसमें क्या है, अगर आप टाइम को इंक्रीज कर देते हो तो फोर्स कम हो जाता है। कई बार क्या है, आप टाइम को बहुत कम कर दो, बहुत कम कर दो, तो फोर्स अपने आप बढ़ जाएगा। होता ही है कि जब कोई वो होते हैं ना जो शाओलिन्स होते हैं, शाओलिन्स का मतलब जो जूडो कराने वाले होते हैं, तो जब वो ईंटों पे टच करते हैं तो ईंट टूट जाती है, ऐसे मारते हैं, तो वो करते क्या है, वो ऐसे लेके तो आते हैं, लेकिन तुम्हें वो दिखेगा कैसे, अगर तुम बहुत ज्यादा उसको टाइम को स्लो करके देखो ना, तो तुम देख पाओगे कि वो जैसे ही टच करते हैं वहां पे, वहीं पे वो सारा फोर्स लगाते हैं। एक शाओलिन तो ऐसा है, सुई लेता है, वो सुई और ऐसे फेंक के मारता है, कांच में छेद कर देता है, ग्लास में। मुझे नहीं पता, लेकिन उसने ये 20 साल में सीखा है। ऐसा नहीं है 1 आध साल में सीख ले, 20 साल लगे उसे सीखने के लिए। इतनी तेज की फेंकता है कि आर पार चली जाएगी बॉडी के, जब गिलास के आर पार चली तो बॉडी के आर पार चली जाएगी। ये तो है क्या, यहाँ पे क्या किया उसने, टाइम को बहुत कम कर दिया, फोर्स अपने आप बढ़ गया। समझे कि जब वो पॉइंट, मतलब ये कहते हैं कि जब टच किया जाता है ना, उसी टाइम पे फोर्स लग रहा है सारा, तो टाइम को बहुत कम कर दिया जाता है। समझो ना, मैं एक थप्पड़ मार रहा हूँ धीरे और एक खिंचा के भटाक दो, तो किसमें ज्यादा चलेगा, जिसमें टाइम कम लग रहा है, उसमें तुम्हें लाल हो जाएंगे गाल। अगर मैं बिल्कुल धीरे मार रहा हूँ तो उसमें फोर्स, समझ जाओ, समझे। हाँ, तो ये है चार्ली चौथी चाइना वाली मूवी में ना, वही होता है शार्लिन सर। ये है इम्पल्स टॉपिक है। अब मैं बता रहा हूँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबको पता होगा, मतलब ये इतना बेसिक है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि मतलब जितना मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा ना, इतना यहां से मुझे अपोजिशन फोर्स मिलेगा। अगर मैं दीवार में घूसा मारता हूं तो मेरे चोट लगती है, तो वो चोट इसलिए लग रही है, वो चोट इसलिए लग रही है क्योंकि यहां से मैंने एक्शन फोर्स लगाया, तो वो रिवर्स में, समझ रहे हो, वो रिएक्शन मिल रहा है मुझे, हमेशा रिएक्शन फोर्स मिलेगा। तो कई बार तो रिएक्शन फोर्स हार्मफुल होता है, कई बार रिएक्शन फोर्स यूजफुल भी होता है, समझे, ध्यान से समझो। जैसे वॉकिंग इज एनेबल, भाई अगर रिएक्शन फोर्स ना लगे तो हम चल नहीं सकते कभी जिंदगी में। अगर यहाँ पे मैं रिएक्शन फोर्स ना लगाऊं ना, तो हम लोग कभी चल नहीं पाएंगे। हम रिएक्शन, मतलब मैं इसे दबाता हूं ना, तो ये रिएक्शन फोर्स लगाता है जब ही मेरा पैर उठता है, समझे, तो ये रिएक्शन फोर्स है। एक गन रिकॉइल, अब होता क्या है, कई बार जब AK-47 वगैरह चलाई जाती है तो ये शोल्डर ना ब्रेक हो जाता है, तो इसीलिए 1 साल की ट्रेनिंग ली जाती है जब भी चला पाते हैं। होता ही है कि जब बुलेट आगे को फायर होगी तो गन पीछे को रिकॉइल करेगी, उसे क्या कहा जाता है, रिकॉइल, है ना। तो जब गन रिकॉइल करेगी तो या तो पूरी बॉडी शोल्डर पर टाइट रखना पड़ता है, और इसको इस तरीके से वो ऐसे शॉट चलता है, तो यह शोल्डर पीछे को आता है। तो अगर कंधे से सही से नहीं होगा तो ये हड्डी टूट सकती है। इसीलिए अगर छोटी वाली पिस्टल चला रहा हूं तो पिस्टल भी चलाऊंगा तो अपने आप हाथ ऐसे हो जाता है, तो इसीलिए वो दोनों हाथ से इस तरीके से ऐसे पकड़ के जब चलाया जाता है। और ये सबसे खतरनाक वेपन होता है, गन जो होती है ना सबसे खतरनाक होती है। क्यों होती है, गोली चलती नहीं है ना, यही तो है कि जिसके आप मारना चाहते हो उसको लगेगी नहीं। हाँ, जैसे अगर फायर करोगे तो जिसको आप फायर करना चाहते हो, इतनी ही बोल दूंगा ना कि यहाँ से तुम इतना गोला बना दूं मैं कि भाई इस गोले में मार दे, यहीं से खड़े हो गए। मूवी एडिटर मूवी है वो, तभी तो कह रहा हूँ सोल्जर्स की ट्रेनिंग होती है बेस्ट जवान, उनको रोज चलवाया जाता है, सिखाया जाता है, एक टेक्निक होती है, ठीक है। बल्कि मैं तुम्हें बताऊंगा जो गन है हमारे पास शूटर्स के पास, वो तुम्हें दिखा दूंगा, तुम चला के देख लेना। मेरे फोन में वीडियो भी बड़े दिखा। अच्छा सुनो, अब बोट, अब दूसरा क्या है, बोट। जब हम बोट पे चढ़ते हैं, और पैर रखते हैं तो कई बार गिर भी जाते हैं। क्यों, जब हम आगे बढ़ाते हैं तो वो पीछे को हो जाती है,
फोर्स लगाया तो उसने रिएक्शन फोर्स दिया, समझे? तो ये सारी एप्लीकेशंस है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग मोमेंटम, नेक्स्ट क्लास में मोमेंटम। मोमेंटम या फिर वो